मिस्टर बच्चन ने फिर जिस तरह से किया, हम्म, तो पर्सनल रीजन आप उनके छोड़ दीजिए, लेकिन जब वो टेलीविजन पे आए हम्म, उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए एक और इतिहास। और मतलब उन्होंने पूरा टेलीविजन का चेहरा बदल दिया। ये राइटर के लिए एक आयरनी भी है, विडंबना भी है, हम्म, क्योंकि जब वो बहुत अच्छा लिखता है तो हम्म, वो राइटर सब खत्म हो जाता है, एक होस्ट जिंदा हो जाता है। ओहो, अगर हाँ, आप मुबसन शेखर साहब देखें तो आप सारे लोग आप अभी भी यही बोलेंगे कि शेखर सुमन बहुत अच्छा करते थे, हाँ, बट उनको ये नहीं मालूम होगा लोगों को कि कम से कम वहाँ 8 राइटर थे जो जो दिन रात जो कंटेंट देते थे। कंटेंट देते थे। जब मुझे इस तरह का बोला गया कि बास्टर्ड लैंग्वेज हम्म, लिखो, तो मैंने उस समय मन में जरूर सोचा था कि जिस दिन कभी एक आध बार मौका मिला तो इस बास्टर्ड लैंग्वेज को मैं जरूर बदल के तो रहूंगा। एमिट्स ब्लैक में आपका स्वागत है। ये जो नई सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, ये बहुत ही डिफरेंट एक सीरीज होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर फिल्म मेकिंग के उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, जिनके बारे में बहुत कम बातें होती है, लेकिन उनका योगदान फिल्म मेकिंग में उतना ही है जितना कि एक्टर्स का होता है, डायरेक्टर्स का होता है, क्योंकि बिना उनके भी फिल्म बन नहीं सकती है। जैसे कि एक पेंटिंग में जो फिगर है, जो फेस है, उसके अलावा जो कलर, जो कैनवास, जो सोच, इन सब की जितनी जरूरत है उतनी फिल्म मेकिंग में जो टेक्नीशियंस का जो टीम है वो अपनी अपनी तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब फिल्म बनती है, एक फिल्म बनने में, एक सीरीज बनने में 200 से 300 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। इस सीरीज में हम लोग इंडस्ट्री के टॉप 10 टेक्नीशियंस को इनवाइट कर रहे हैं, और इसी सिलसिले के अंतर्गत आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं, ही इज अ राइटर। टीवी पे सरताज है, खासकर नॉन फिक्शन राइटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए मिलते हैं आर.डी. तेलंग साहब से, जो कि कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के राइटर हैं। तो स्वागत है सर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर कि ये जो आपका जो प्रोग्राम था केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, इसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों के अंदर, क्योंकि इतना हिट प्रोग्राम है, इतने लोग देखते हैं, इसकी इतनी बड़ी ऑडियंस है। तो उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, फिर हम लोग जी, आगे इसके बारे में जाएंगे। तो आपका एसोसिएशन केबीसी से क्या है? देखिए मेरा जो केबीसी में एसोसिएशन है एक राइटर के तौर पे है, बट राइटर मतलब जो होस्ट जो बोल रहे हैं, मतलब हमारे जो होस्ट हैं अमिताभ बच्चन थे या अमिताभ बच्चन जी हैं या शाहरुख खान थे, तो वो जो बोल रहे हैं और शो का इंट्रोडक्शन, शो के बीच बीच का एक दिशा देना शो को, किस तरह की एक किस तरह का एक करवट लेगा शो, किस तरह का उसमें एक इमोशन होगा, वो एक सेटअप करना, वो एक राइटर का काम होता है। ऐसी कोई चीज जो पार्टिसिपेंट के बारे में कुछ खास बात है जो लोगों को बताना है, जो लोगों को जानना है, अ, एक शो की दिशा को तय करना, खासकर शो के बिगिनिंग में होस्ट की लाइंस, ये मेरा काम है। कुछ अच्छे से मैसेज के साथ शुरू करना जो लोगों को पसंद आए। बाकी एक बार जो शो शुरू हो जाता है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट आमने सामने होते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि खेल शुरू हो गया है, वहाँ पे मेरा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज एक बार जो खेल शुरू हो गया तो फिर स्पॉन्टेनियस होता है। जो सामने वाले ने क्या जवाब दिया, बच्चन साहब उसका रिएक्शन देंगे, सवाल जवाब के ऊपर रहता है। तो बेसिकली ये मेरी उसमें भूमिका है। तो बीच बीच में भी बच्चन साहब काफी जो लोगों हैं उनसे बातचीत करते हैं, और बहुत अलग तरह की कभी कभी पर्सनल बातें करते हैं, या कोई एक्सपीरियंस अपनी बताते हैं, या उनकी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो उन सब में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है? देखिए जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक शो को बनाने में, एक नॉन फिक्शन शो को बनाने में 200 से 300 आदमी का एक ओवरऑल एक ये होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें जो टीम है, टीम बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है। हर कंटेस्टेंट की एक पूरी प्रोफाइलिंग होती है, उसमें वो क्या उसने किया है, क्या उसने उसके संघर्ष रहे हैं, क्या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या उसकी एम्बिशन है, ये सारी एक प्रोफाइलिंग हो जाती है। सारे कंटेस्टेंट, अगर 10 कंटेस्टेंट आ रहे हैं, भले जिसमें 2 हॉट सीट पे आए, लेकिन 10 के 10 का पूरा एक प्रोफाइलिंग बन जाती है। उनके पूरे बैकग्राउंड, उनसे बातचीत, भले वो आसाम में हो, भले वो चेन्नई में हो, भले वो किसी गांव में हो, पूरी टीम बना 10 के 10 वीडियो तैयार होते हैं। तो जिस तरह से प्रोफाइलिंग हो जाती है, तो हमारे पास एक एक बेसिक ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है। उसमें अगर हमको लगता है कि इसकी संघर्ष बहुत अच्छा है, इसका इस कंटेस्टेंट का, और इस संघर्ष को हाईलाइट हमको करना चाहिए, तो वो हम लोग फिर उन बच्चन साहब को ये चीज फीड करते हैं, अगर वो कंटेस्टेंट हॉट सीट पे आता है।
तो इस तरह से उस फीड में उस इंफॉर्मेशन से क्या एपिसोड को एक दिशा देनी है, क्या एक नया आयाम देना है, वो उसके लिए मेरे वहां पे रोल होता है। बट जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो पूरा टीम तैयार करती है। तो केबीसी के दौरान आप शूट पे ही रहते हैं पूरी तरह? जी, रहना पड़ता है क्योंकि बड़ा शो है, कुछ भी कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है तो। अच्छा, केबीसी के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। जी एक तो आपका जो जुड़ाव है केबीसी से, वो बिगनिंग से पहले सीजन से ही है। जी। ठीक है। तो आपके पहले मतलब केबीसी से शुरुआत कैसे शुरुआत हुआ केबीसी का? इतना बड़ा शो हुआ है ये, आपके पहले अगर कोई बात हुई हो और उसके बाद कैसे आप जुड़े? देखिए, केबीसी से मेरे जुड़ाव का जहाँ तक सवाल है, शुरुआत तो मैं मुंह वसन शेखस उस समय लिख रहा था, तो टेलीविजन में मैं आ चुका था। करीब 98 99 के करीब में आ चुका था। और 2000 में केबीसी शुरू हुआ था, 99 के एंड में इसकी प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में शुरुआत की प्लानिंग हो चुकी थी कि मिस्टर बच्चन केबीसी को होस्ट करेंगे। राइटर्स की तलाश थी, कुछ दिल्ली से कुछ राइटर आए थे, कुछ मुंबई के जो बड़े बड़े राइटर हैं उन लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था, लोगों से बातचीत की गई थी, उन्होंने कुछ ट्राई भी किया था। तो मेरा जो सैंपल है उनको अच्छा लगा। अच्छा। तो वहां से उन्होंने बोला नहीं, ये मुझे इस तरह की स्टाइलिंग अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत फिर केबीसी में मेरी एंट्री हो गई। धीरे धीरे फिर वहां से वहां से शुरू हो गया। लेके ये लास्ट सीजन तक आपने कंटिन्यूस पूरे सब लिखे? हाँ, मतलब बीच Almost. में अगर मैं एक सीजन छोड़ दूं तो बाकी करीब करीब हर सीजन में मेरा कोई ना कोई योगदान रहा है। केबीसी में जो एक लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से हिंदी लैंग्वेज को इतने बड़े शो में लाना। क्योंकि छोटे छोटे शोज भी बनते हैं ना, उसमें भी बहुत ही मिक्स लैंग्वेज और बहुत ही हल्की लैंग्वेज का यूज करते हैं, ब्रो, दोस्त, यार, ये सब जो। लेकिन इस तरह से इतने बड़े प्रोग्राम को इस लैंग्वेज, तो ये डिसीजन किसका था? ये प्रोग्राम बनाने वालों का था, बच्चन सर का था, या आपने फिर आपके सैंपल से वो लोग इतने खुश हुए कि वो लैंग्वेज कैसे क्या? क्या होता है कई बार जब अच्छी चीज की शुरुआत होनी होती है ना, तो ग्रह अपने आप थोड़े से जुड़ जाते हैं। अच्छा। अच्छे ग्रह अपने आप करीब आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज मैं इसमें 3 लोगों को श्रेय दूंगा। पहली बात तो स्टार प्लस को। स्टार प्लस ने 2000 में स्टार्ट किया, ये तय किया कि उनको पूरा हिंदी में जाना है। अच्छा, वेरी गुड। फिर मिस्टर बच्चन आ गए, उनको लगा कि मुझे मैं बिकॉज एक कवि पुत्र हूँ, कवि का बेटा हूँ और फिल्मों में मैं किरदार निभाता हूँ। यहाँ पे मैं खुद मुझे आना है, यहाँ पे मुझे मेरा कोई किरदार नहीं बैठेगा कुर्सी पे, मैं खुद बैठूंगा, अमिताभ बच्चन बैठेंगे। तो मैं तो हिंदी में ही बात करता हूँ। तो वो उनका एक हिंदी की तरफ रुझान था, सॉरी, वहां पे उनका रुझान था। प्लस तीसरा मैं जुड़ गया, को हिंदी ही राइटिंग आती थी, क्योंकि बाकी तो भाषाओं पे मेरी पकड़ थी नहीं। तो तीनों चीजें एक ऐसी जुड़ गई, एक ऐसा संयोग बन गया कि तीनों लोगों ने एक ऐसा डिसाइड कर लिया। क्योंकि उस समय स्टार प्लस ने भी ये डिसाइड किया कि सारे प्रोग्रामिंग को जितना हिंदी में रखेंगे उतना हिंदी बेस्ड हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड जो हमारा जिसको हम बोलते हैं, उनको वो उसको कैप्चर करना था। तो इस वजह से उन्होंने भी डिसाइड किया, उन्होंने अपनी सारी प्रोग्रामिंग, जितने प्रोग्राम जो थे, जो वो थोड़े से ऐसे थे जो थोड़े से अंग्रेजी वाले थे, इस तरह के, उन्होंने सब हटा के पूरे हिंदी वाले शुरू कर दिए 2000 में। 3 जुलाई 2000 में वो डेट थी जहाँ पे स्टार प्लस ने अपने आप को पूरा बदल दिया। और ऐसे में फिर हम लोग पहुंच गए, मिस्टर बच्चन पहुंच गए, तीनों लोगों का एक जुड़ाव ऐसा हो गया कि पूरी वो हिंदी हाईलाइट हो गई। नहीं, बहुत अच्छा लैंग्वेज था। अब दो जो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो बच्चन सर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो इतने बड़े स्टार, सदी के महानायक, सुपरस्टार, जिनका इतना बड़ा इमेज है, उनका टीवी में आना, मुझे नहीं लगता कि वो भी उतने कंफर्टेबल होंगे, ऐसी मेरी सोच है। और आप बिगनिंग से ही जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी वो अनकंफर्टेबल उनका वो देखा था क्या, या कैसे वो अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल हुए हैं, या बिगनिंग से ही वो कंफर्टेबल थे कि नहीं ठीक है? देखिए, जिस तरह से हमको आई थिंक बाकी सब जगह मीडिया में ये कहानियां हैं कि क्यों, किन परिस्थितियों में उनको टेलीविजन में आना पड़ा, और लोगों ने, उनके घर वालों ने भी उनको एडवाइस किया था कि मत करो आप ये, आपके फिल्मी करियर में ये बहुत गलत कदम साबित होगा। तो एक झिझक के साथ वो आए थे। अच्छा।
अच्छी बात यह है कि वो झिझक दिखी नहीं कभी, क्योंकि अच्छा। वो इतने मजे हुए कलाकार हैं, इतने प्रोफेशनल हैं हाँ। कि वो उनकी पर्सनल झिझक थी, वो तब तक ही रहती थी जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आते थे। हाँ। लेकिन जब वो तैयार होके आए थे, हम्म। और उनकी जहां तक मुझे मिस्टर बच्चन का इतने दिनों से जो अनुभव है वो ये है कि वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में परफेक्ट होके काम अच्छा। करते हैं। तो जब वो आए थे तो उनको ये मालूम था कि किन परिस्थितियों में आए हैं, लेकिन वो तैयारी के साथ आए थे कि मैं इसमें आना है तो इसमें भी मुझे वही इतनी सी भी कमी नहीं रखना है, अच्छा। मुझे वही परफेक्शन लाना है, वही माहौल लाना है। हम्म। और जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि वो लोग पहले लंदन गए थे, जो इस शो का हु वांट्स टू बी मिलियनेयर के शूट पे गए थे। उन्होंने वहां पे देखा कि किस तरह से वो कंडक्ट होता है, और उन्होंने जब ये बात की कि मुझे भी ऐसा ही अगर माहौल मिलता है इंडिया में, जो कि उस समय इंडिया में ऐसा माहौल नहीं था, कोई भी प्रोडक्शन इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था, इतना प्रोफेशनल होने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला था अगर मुझे ये माहौल इंडिया में मिलता है, डिसिप्लिन, पूरा ड्रेस कोड, सेट पे एकदम साइलेंस, नीट एंड क्लीन, कहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि केबल्स इधर उधर बिछी हुई हैं, इधर से कोई ये चिल्ला रहा लाइट है, उधर ऊपर करो चिल्ला रहा नीचे है, करो। ऊपर ऊपर करो नीचे करो, ये सब नहीं। सब लोग वॉकी टॉकी में बात करेंगे, प्रॉपर कंट्रोल रूम, प्रॉपर सबके आई कार्ड्स, ये पहले उस तरह का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था। बट उन्होंने शर्त रखी कि अगर मुझे ये माहौल मिले तो मैं करने को तैयार हूँ। और मैं मैं तारीफ करूंगा, स्टार प्लस ने उस चीज को, चैलेंज को लिया। सिद्धार्थ बासु और जो सिनर्जी की टीम थी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उन्हें वैसा ही माहौल दिया। और मिस्टर बच्चन ने फिर जिस तरह से किया, तो पर्सनल रीजन आप उनके छोड़ दीजिए, लेकिन जब वो टेलीविजन पे आए उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए, एक और इतिहास। और मतलब उन्होंने पूरा टेलीविजन का चेहरा बदल दिया। ब्रीफ में सर मैं जानना चाह रहा हूँ, हम लोग केबीसी का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ब्रीफ में मैं जानना चाहता हूँ केबीसी का एक एपिसोड कैसे बन के तैयार होता है? सबसे पहले तो एक चयन प्रक्रिया होती है जो शायद सभी को पता है, ऑडियंस को भी पता है, कि आप आप टेलीफोन की लाइंस ओपन होती हैं, सवाल का जवाब देते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो 10 लोगों उसमें से सिलेक्ट हो गए, हजारों लाखों लोगों में से अच्छा। 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। उसमें पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, उनको उन सेंटर्स पे बुलाया जाता है, उन सेंटर्स पे भी उनके इंटरव्यूज होते हैं। फिर उनके वीडियो इंटरव्यू होते हैं, उनसे पर्सनल मिला जाता है। उसके बेस पे फिर एक पैनल बनता है। पैनल उन 10 उसमें से हजारों लोगों में से 10 लोगों को हर एपिसोड के लिए सिलेक्ट करता है। वो फिर उनको मुंबई बुलाया जाता है। सारे स्टार प्लस या सोनी जो भी ब्रॉडकास्ट एजेंसी है अपने खर्चे पे बुलाती है, उनको बहुत ही लग्जरी अच्छे होटल में रखा जाता है। वहां से फिर वो मुंबई स्टूडियो में आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ तक कि ये प्रक्रिया पूरी बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं वो करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करना, ये सब करना। यहाँ से जब 10 लोग आते हैं फिर जो क्रिएटिव टीम है उनके उनके हिस्से आते हैं। वो 10 लोग आते हैं स्टूडियो, तो स्टूडियो में उनकी ब्रीफिंग होती है। स्टूडियो में ब्रीफिंग होती है, कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिखा जाएगा, कैसे उनको आंसर करना है, कितने समय में आंसर करना है, उनको कंफर्टेबल बनाया जाता है। ये हो गया कंटेस्टेंट का पार्ट। अब मैं अपनी राइटिंग के पार्ट में आता हूँ कि राइटिंग में किस तरह से शुरुआत होती है। केबीसी की राइटिंग बहुत कम है, बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है केबीसी में, लेकिन वो जो 10 या 15 लाइंस हैं, वो लाइंस में एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है कि पहली बात तो आपके पास एक होस्ट, जिस स्तर के होस्ट हैं उनसे आप कोई छोटा मोटा या कोई हल्की चीज नहीं बोल सकते हैं। प्रोग्राम एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, तो उसमें आप ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जो बाकी शोज में बोली जा सकती है। तो ये 2 चीज की एक जिम्मेदारी होगी। तीसरी ये है कि आप उन 10 लाइनों में क्या बोल दें ऐसा जो लगे कि हाँ लोगों तक पहुंचे। ये थोड़ी सी एक कठिन प्रक्रिया है जहाँ पे जो जिसका मेरे जिम्मे है। तो राइटिंग एक बार हो जाती है, वो फिर मिस्टर बच्चन को पहले फैक्स कर दी जाती थी। उस समय ईमेल का जब चलन नहीं था, आज से 2 डेकेड की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 की। ईमेल का उतना चलन नहीं था, तो उनको फैक्स किया जाता था। फैक्स में वो अपने चेंजेस बताते थे फोन करके कि भाई इसमें ये है, इसमें पॉज यहाँ पे लेना है, या ये इसमें हटा दो, ये शब्द में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सारी चीज होती थी। उसके बाद
वो करेक्शन होके टेलीविजन में सॉरी स्टूडियो में जब हम पहुंचते थे तो टेलीप्रॉम्प्टर एक होता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे वो लोड होती थी, फिर मिस्टर बच्चन आते थे, उसमें अपना करेक्शन करके फिर करीब करीब मैं आपको बताऊं ये एपिसोड पहले नंबर से एपिसोड से लेके आज तक अगर मान लो 2000 एपिसोड हुए हैं या 20 साल में हुआ है ये, तो आज भी उनकी प्रैक्टिस की जो ड्यूरेशन है वो वही है। पहले भी वो 10 से 15 बार रिहर्सल करते थे, आज भी इतने 20 साल से होस्ट करने के बाद भी वही 10 से 15 बार वो रिहर्सल करते हैं। आते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर रूम में आते हैं, जो कि हमारा रूम है, वहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, कहाँ शब्द फंस रहा है, कहाँ शब्द फ्लो नहीं आ रहा है, कहाँ शब्द में ऐसा लग रहा है कि दो शब्द सिमिलर हो रहे हैं, कभी दो अगर सा और सा वाले दो शब्द आ गए, तो ये सारी चीजें ये वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर वो तैयारी के साथ फिर वो जहाँ वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर वो अपनी स्पीच देते हैं, वहाँ से गेम शुरू होता है, और एक बार जब गेम शुरू होता है तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होता है। बीच में केबीसी की अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट ये रियल टाइम में होता है। अच्छा। अगर 1 घंटे का शो है तो शायद हम लोग 1 घंटे 10 मिनट की ही शूट करते हैं, ऑलमोस्ट रियल टाइम में होता है। कितने कैमरे लगे हुए हैं? करीब करीब कैमरे तो हर सीजन में बढ़ते जाते हैं। अच्छा। लेकिन 7-8 कैमरे से शुरुआत होते होते आज 16-17 कैमरे होते हैं। मल्टीपल कैमरा है। मल्टी कैमरा है। और बहुत बहुत अब कुछ चीजें हो गई हैं, बदल गई हैं, सॉफ्टवेयर बदल गए हैं, लाइट्स बदल गई हैं, पूरा सब पूरी कंप्यूटराइज्ड और सॉफ्टवेयर है जिसमें मैनुअल बहुत ज़्यादा नहीं है मैनुअल। उसका एक बार पूरा प्रोग्रामिंग अगर हो जाती है तो लाइट, साउंड, ग्राफिक्स सब कुछ इंटीग्रेटेड है। तो वो इस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, देखने लायक प्रोग्राम है लोगों के लिए। एक स्टडी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है केबीसी अपने आप में।